चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन देख रहे हैं। एक बच्चा है, वो खड़ा है एक सेंटर पे, टर्न टेबल है। अब इनके जो हाथ हैं इन्होंने स्ट्रेच किए हुए हैं, आउट मतलब हाथ खोले हुए हैं। जो टर्न टेबल है उसको घुमाया गया, इस सेट रोटेटिंग। इसकी एंगुलर स्पीड है 40 रेवोल्यूशन पर मिनट। क्या एंगुलर स्पीड इस बच्चे की, यदि वो फोल्ड कर लेंगे अपने हाथ को, जैसे उन्होंने खोला हुआ था, उसको बंद कर लेंगे, तो जैसे वो रिड्यूस कर रहे हैं अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 2/5 टाइम्स, इनिशियल वैल्यू जो भी होगा आई, उसका 2/5 आई कर दिया। ये मानना है आपको कि जो टर्न टेबल है वो रोटेट कर रहा है बगैर किसी फ्रिक्शन के। एक और पार्ट है इसमें कि जो बच्चे की नई काइनेटिक एनर्जी है रोटेशन की, वो ज्यादा होगी पहले की काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन की होगी। और अब कैसे आप अकाउंट करेंगे ये इंक्रीज कहां से हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज हुई? इसका उत्तर ये है, देखिए कैसे शुरुआत करते हैं यहां से। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपकी 40 रेवोल्यूशन पर मिनट है। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब ओमेगा या एंगुलर की बात आती है तो रेडियन में लेते हैं। तो 40 रेवोल्यूशन पर मिनट है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमें नहीं पता है। जब बच्चे ने हाथ बाहर की तरफ रखे हुए हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। जब इन्होंने हाथ फोल्ड कर लिए, जैसे हाथ फोल्ड करना मतलब बदन के करीब लेके आके उन्होंने रखे तो उसको I2 हम मानते हैं। अब ये दिया हुआ है कि जो I2 है 2/5 है I1 का, ये सवाल में दिया हुआ है। अब क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा तो एंगुलर मोमेंटम जो कैपिटल L हम संज्ञा देंगे वो कांस्टेंट रहेगा। कैपिटल L क्या होता है? आई ओमेगा, यानी कि I2 ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू I1 ओमेगा 1, यानी ओमेगा 2 को लिख सकते हैं I1 बाय I2 ओमेगा 1। अब I1 I2 के बीच में रिलेशनशिप है, उसको यहां पर रख दीजिए, यानी कि I2 की जगह आप 2/5 I1 रख दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये पहली चीज हो गई। उसके बाद जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 2.5 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि जो आप काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं वो क्या हो गई? 2/5 है ना, 2/5 है। 5/2 आपका कितना होता है? 5/2 होता है आपका 2.5। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2.5 या 5/2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की। ये भी कह सकते थे आप, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के जो 2/5 है, उस तरीके से हम कर सकते हैं। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, और हमारे पास इसके बीच में भी आई के बीच में रिलेशनशिप है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। अब देखिएगा कि हमारे पास हाफ और हाफ इन दोनों को हमने डिवाइड किया। जैसे हमने इनको डिवाइड किया, I1 और I2 में हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। देखिए ये 2.5 कैसे आया, मैं इसको ये जो बता रहा हूं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कहां से आया। ये I2 ओमेगा 2 स्क्वायर I1 ओमेगा स्क्वायर, देखिए हमारे पास जो इनिशियल था वो 40 है, 100 हमने फाइनल निकाल लिया। I1 और I2 में रिलेशनशिप हमें पता है 2/5। अब इनको रखेंगे तो हमारे पास 2.5 आएगा, यानी कि फाइनल जो होगी वो 2.5 ऑफ E1 होगी। अब इस तरीके से हमें ये वाला जो मैंने स्टार्टिंग में उत्तर बताया वो आया। जो इंक्रीज हुआ है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो कहां से आया है? वो इंटरनल एनर्जी जो बच्चे की है वहां से आया है। एक रोप है जिसका नेग्लिजिबल मास है, उसको वूंड किया गया, यानी कि रैप किया गया एक हॉलो सिलेंडर जिसका मास 3 kg है, रेडियस इसका 40 सेंटीमीटर है। क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होगा सिलेंडर का यदि रस्सी को, जो रोप इसमें घुमाया गया, उसको पुल किया जाए फोर्स 30 न्यूटन से? और क्या लीनियर एक्सेलरेशन होगा इस रोप का? आपको ये ज्यूम करना है कि जब रोप खींची जा रही है तो कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। तो क्या क्या चीजें दी गई है इसमें? मास आपको 3 kg दिया हुआ है, ये वाला। उसके बाद रेडियस हॉलो सिलेंडर का 40 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, 0.4 मीटर में आ जाएगा। फोर्स जो अप्लाई किया गया है वो 30 न्यूटन। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हॉलो सिलेंडर का ज्योमेट्रिक एक्सिस के हिसाब से I इक्वल टू mr स्क्वायर है। m रख दीजिए 3, r रख दीजिए 0.4, स्क्वायर कर दीजिए
और उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी। अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इंटू जो आर है। आपके पास फोर्स आ गया, आर 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 12 न्यूटन मीटर आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, किसी भी एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए टॉर्क कैसे आएगा? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा का मतलब ये है, अल्फा कितना होगा? टॉर्क बाय आई। टॉर्क अभी हमने निकाल लिया 12 और आई भी निकाल लिया, ये आई आया था, यहां रख दीजिए। तो 12 बटे 0.48 यानी कि 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप अब लीनियर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपने अल्फा लेके आए हैं आप। तो अब 0.4 इंटू 25 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मेंटेन करना है एक रोटर, मतलब रोटेटिंग कोई चीज है, इसका यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड आपको अगर मेंटेन करना है 200 रेडियन पर सेकेंड, तो इंजन को एक टॉर्क देना पड़ेगा 180 न्यूटन मीटर। आपको बताना है कितना पावर इस इंजन को जरूरत पड़ेगी। इसमें कुछ चीजें दी गई हैं कि जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, अगर फ्रिक्शन नहीं है इसका मतलब टॉर्क जीरो है। तो प्रैक्टिस में जो टॉर्क लगाया जाता है वो जरूरी किसके लिए है? ताकि जो फ्रिक्शनल टॉर्क है उसको काउंटर किया जा सके, उसके अगेंस्ट काम किया जा सके। हम ये मानते हैं, इस सवाल में हमको मानना है कि इंजन 100% एफिशिएंट है। तो एंगुलर स्पीड ओमेगा ये 200 रेडियन पर सेकेंड आपको मिला हुआ है, टॉर्क भी दिया हुआ है 180 न्यूटन मीटर। जो पावर होता है या पावर उस रोटर का P, जो टॉर्क और एंगुलर स्पीड से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है इन दोनों से? पावर होता है टॉर्क इंटू ओमेगा, टॉर्क इंटू जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, दोनों रख दीजिए यहां पर। 36 इंटू 10⁻³ यानी कि 36, इसको अपन किलो बोल दे तो किलोवाट आ जाएगा, यानी कि पावर कितनी जरूरत होगी? 36 किलोवाट यानी कि 36 किलोवाट। एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस आर है, एक सर्कुलर होल है जिसका रेडियस r/2 इज कट आउट, मतलब इससे कट किया गया। एक यूनिफॉर्म डिस्क, उससे सर्कुलर होल, ये यहां से यहां तक r है, ये r/2 कट किया गया। द सेंटर ऑफ द होल इज एट r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, यानी कि जो सेंटर होल का है वो r/2 सेंटर, जो ओरिजिनल डिस्क के सेंटर है वहां से r/2 है। आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है इस फ्लैट बॉडी जो इसके कट करने के बाद मिलेगी। तो ये जो है, क्योंकि सवाल इस तरीके से दिया है तो थोड़ा सा हम इसको रीफॉर्मुलेट करेंगे, यानी कि आपका ये मेन यूनिफॉर्म डिस्क थी R, और इससे r/2 ऐसे काटा गया, और क्योंकि सवाल में दिया हो गया है कि जो सेंटर ऑफ होल है, यानी कि ये जो होल है ये r/2 है, तो ये इस तरीके से कटेगा, इस तरीके से नहीं कटेगा। ये इस तरीके से कटेगा, यानी कि एक एंड पे कटेगा तभी r/2, क्योंकि यहां करेंगे तो r/2 नहीं आ पाएगा, सेंटर से r/2 नहीं आ पाएगा। तो आप यहां पर इस तरीके से कटिंग बताएंगे इसके ओरिजिनल डिस्क से। आपको इसको कटने के बाद, ये जो पार्ट है इसको निकालने के बाद इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बतानी है। तो ये r/6 आएगा, और ये जो ओरिजिनल सेंटर है बॉडी के, वहां से इतनी दूरी होगी, और ये जो कट पोर्शन है उसके अपोजिट होगा, अपोजिट टू द सेंटर ऑफ कट पोर्शन। कैसे आएगा ये? जो मास पर यूनिट एरिया है ओरिजिनल डिस्क का, मानिए ये सिग्मा है, ऐसे मानिए ये पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, ये हम सिग्मा मान रहे हैं। जो रेडियस है ओरिजिनल डिस्क का वो तो आर दिया हुआ है, तो ओरिजिनल डिस्क का मास कितना हुआ? अगर हम मास निकालने चले तो हमारे पास ये कितना एरिया हुआ इसका? πr²। एरिया कितना होता है? πr²। ओरिजिनल r है तो πr²। अब ये मास बाय एरिया ही सिग्मा है, तो अगर हम इससे सिग्मा मल्टीप्लाई करें तो एरिया कैंसिल होगा, तभी मास आएगा। इसका मतलब हमको इसको सिग्मा को πr² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा मास आ गया। तो ये आपकी फिगर हो गई। अब जो रेडियस स्मॉलर डिस्क का है, ये इसका स्मॉलर डिस्क का रेडियस कितना हो गया? ये हो गया r/2। अब जो मास हो गया इसका बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने सिग्मा माना था, तो अब यहां पर जो एरिया है वो हो जाएगा πr², लेकिन पाई इस छोटे वाले का r/2 होगा,
ऐसे, तो पाई आर बाय 2 स्क्वायर इंटू सिग्मा, यानी कि ये आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, जो कि अब देखें एम क्या है, यही तो एम है ऊपर वाला, तो ये m/4, इसकी जगह m रख सकते हैं, m/4 हो जाएगा। अब O और O' आप मान लीजिए ये सेंटर है एक ओरिजिनल डिस्क के, और जो आपने डिस्क वहां से कट के निकाली है। अब जो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो सेंटर ऑफ मास है ओरिजिनल डिस्क की, वो कहाँ है, वो O में सेंटर्ड होगी, लेकिन जो स्मॉलर डिस्क है वो कहां पर होगी, इस स्मॉलर डिस्क के लिए O' पे होगी। अब O' दिया आपको r/2, O' दिया r/2, तो एक बार जब अपने डिस्क का पोर्शन कट कर दिया तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, दो मासेस कौन कौन से हैं, एक कैपिटल M जो O पे कंसंट्रेटेड है, एक और हो गया M' जो आपका अभी आपने m/4 निकाला जो कंसंट्रेटेड है O' पे, राइट। ये नेगेटिव यहां पर इसलिए M-M' होगा, नेगेटिव हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ये पोर्शन निकल चुका है, ये उसमें है तो नहीं ना, इसलिए माइनस लगा दिया। अब x मान लीजिए ये डिस्टेंस है जिस थ्रू विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट O। हमने कहा कि ये O पे है, मान लीजिए किसी x डिस्टेंस पे ये शिफ्ट हो गया इस तरफ या इस तरफ, जैसे भी है। तो जो रिलेशन होता है सेंटर ऑफ मास दो मासेस का, एक जो ये पूरा हो गया, एक जो कट हो गया, अब कट को हमने माइनस दे दिया इसलिए हम इसको ले सकते हैं, तो वो होगा m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2। अब इस सिस्टम के लिए क्या होगा कि m1 और r1 होगा 0, जो m' है, अगर हम यहाँ पर प्लस हो रहा था ना, लेकिन ये माइनस m होगा, ये पहले प्लस था, देखिए माइनस m करते ये माइनस हो गया, माइनस m' और इसका डिस्टेंस कितना है r/2, और यहाँ पर m प्लस माइनस m'। तो कहने का मतलब क्या है, m' कितना है, m' हम निकाल चुके हैं कि ये m/4, ये जो वैल्यू हमारी है वो आपकी m/4 है, ये भी m/4 है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आपका m/4 है। अब यहां रख दीजिए, जो संख्या आएगी वो है -r/6। अब -r/6, वैसे तो r/6 है, लेकिन ये नेगेटिव साइड ये बता रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो गया O से लेफ्ट की तरफ, बाईं तरफ। एक मीटर स्टिक है, वो बैलेंस किया गया एक नाइफ एज पे, उसके सेंटर पे। दो कॉइन, दोनों का मास 5 ग्राम है, उनको रखा गया ऑन टॉप, पुट वन ऑन टॉप ऑफ अदर, एक के ऊपर एक रखा गया 12 सेंटीमीटर मार्क पे। अब जो स्टिक है वो बैलेंस है 45 सेंटीमीटर पे। क्या मास होगा इस मीटर स्टिक का? सवाल कुछ इस तरीके से है, ये डायग्राम है इसका। ये जो W है और W' है, W वेट है आपके स्टिक का, ये वाला, और W' आपका है कॉइन का। कॉइन रखे गए, जो जो चीजें बताई गई हैं वो हमने डिस्टेंस से दिखा दिया। कॉइन कितने पे रखा गया, यहां से 12, ये 12 हो गया, यहां से यहां तक 12, और एक सेंटर पे जो नाइफ एज है वो सेंटर पे रखा गया है, कहां पर, मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर, ठीक। अब 5 ग्राम रखा गया, इसको हम निकालेंगे, 5 ग्राम को 2 करेंगे अभी। और जो स्टिक है वो बैलेंस कहां पे है, वो बैलेंस है 45 पे, 45 सेंटीमीटर पे, ओके। यानी कि आप देखें कि कुल मिला के, मैं अभी इसका एक एक करके लेंथ लेता हूं। 5 कहां से आया, ये 5 सेंटीमीटर कहां से आया, 50 सेंटीमीटर कहां से आया, इस पे डिस्कस करते हैं। जो मास है मीटर स्टिक की वो मिड पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि आपका मिड पॉइंट क्या होगा, अगर ये क्या है, एक इन्होंने बताया है कि मीटर स्टिक है, और मीटर, 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर का आधा कितना हुआ, सेंटर पे है ना, तो 50 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक जहां ये बैलेंस्ड है उसका 50, वो यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर होगी, राइट। लेकिन जो स्टिक बैलेंस है 45 पे, यहां से यहां तक 45, तो इसका यहां से यहां तक 45, इसका मतलब ये कितना हो गया, यहां से यहां तक 5, 50 माइनस 45 मतलब 5 हो गया। तो मास कितना है मीटर स्टिक का, इतना मान लीजिए। मास हर एक कॉइन का 5 ग्राम है, हमारे पास कितने कॉइन है, 2 कॉइन है, इसीलिए
5 और 5 10 हो जाएंगे। जब कॉइन को हमने रखा यहां पर 12 सेंटीमीटर पी से यहां 12 सेंटीमीटर रखा, जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो गया 5 सेंटीमीटर द्वारा, यहां आर से टुवर्ड्स पी, आर से थोड़ा सा पी की तरफ। जो सेंटर ऑफ मास है अब कहां लोकेटेड है, 45 सेंटीमीटर। कहां पर, 45 सेंटीमीटर पी से। तो यहां से यहां तक, ये देखिए यहां से यहां तक सेंटर है, इस बॉडी का एक स्टिक है, इसका सेंटर है 50, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो 50 है, या सेंटर ऑफ मास कह लीजिए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म बॉडी है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर 2 कॉइन्स रखे, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर 5, तो यहां से यहां तक कितनी दूरी हो गई, 45। तो जो नेट टॉर्क लग रहा है, और ये कहें कि क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम में है, ये ना गिर रहा है ना कुछ हो रहा है, इसके आपने कॉइन रखते ही ये अपना बढ़िया तरीके से अभी भी सेटल्ड है, तो हम इसमें नेट टॉर्क निकालेंगे, या ये कहेंगे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम इस आर पॉइंट के अबाउट जो नेट टॉर्क है वो कंजर्व होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है क्योंकि। तो 10, अब देखिए मास यहाँ पर 2 कॉइन है, 10 5 इंटू 2 यानी कि 10, और ग्रेविटी लग रही है इस पे जी। डिस्टेंस कितना है इसका, देखिए यहां से यहां तक 45 और यहां से यहां तक 12, तो कितना डिस्टेंस हो गया, 45 माइनस 12। एम डैश इसका हमें पता नहीं है, एम डैश हम रख देंगे, ग्रेविटी इसका जो वेट है एम इंटू जी, यानी कि एम डैश इंटू जी ले लीजिए। अब इसका कितना डिस्टेंस है, 50 माइनस 45 यानी कि ये 5 है ना, 45 इंटू 5 इक्वल टू, अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट, वैसे तो हम इक्वेट कर सकते थे कि ये जो यहाँ लग रहा है वो यहाँ इसके बराबर है, तभी तो इक्विलिब्रियम में है, तो इसको बाएं हाथ पे ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, इससे हम एम डैश निकालेंगे जो कि 66 जी आएगा। तो मास जो मीटर स्टिक का है वो 66 जी, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ग्रेविटी को। एक सॉलिड स्फीयर है, रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द सेम हाइट बट डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन। एक सॉलिड स्फीयर है, 2 अलग अलग इंक्लाइंड प्लेन, लेकिन हाइट सेम है, एंगल अलग अलग है। आपको बताना है विल इट रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड इन ईच केस। दोनों अलग अलग अगर वो आएगा तो क्या वो जो नीचे आएगा वो सेम स्पीड से आएगा। दूसरा है विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन वन प्लेन देन द अदर। अब ये तो सेम स्पीड की बात हो गई, सेम स्पीड मतलब स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा, वही दूसरे तरीके से सवाल पूछा गया है। वही चीज तीसरे में पूछी गई है, यदि हाँ तो कौन सा। तो पहले का उत्तर है यस, दूसरे का उत्तर है यस, तीसरे का ऑन द स्मॉल इंक्लिनेशन। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जो मास है स्फीयर का मान लीजिए m, हाइट मान लीजिए प्लेन की h, इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन मानिए, इंक्लाइन प्लेन से एक सॉलिड स्फीयर नीचे की तरफ आ रहा है। जो वेलोसिटी है स्फीयर की बॉटम पे मान लीजिए यहां पर v है, जो प्लेन की इंक्लाइन प्लेन के टॉप पे जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, mgh, क्योंकि वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन अब ये जो आपका सॉलिड स्फीयर है जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसमें दोनों एनर्जी होगी। कौन कौन सी एनर्जी होगी, एक तो एनर्जी क्या कहें, इसमें दोनों तरीके के मूवमेंट होंगे। एक ट्रांसलेशन, एक नीचे की तरफ भी आ रहा है और घूम भी रहा है साथ में, तो ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों होगी, तो एनर्जीज भी दोनों होगी, यानी कि टोटल एनर्जी होगी हाफ mv² प्लस हाफ i⍵²। जब ये नीचे आएगा, बॉटम पे आएगा, तो इस पे दोनों एनर्जी होगी, एक हाफ mv² प्लस हाफ i⍵²। अब ये mgh जो है वो इन दोनों में बदल गई, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट हम जानते हैं I = 2/5 mr² होता है, तो क्यों ना ये चीज रख दी जाए यहाँ पे। अब इसको रखेंगे तो m सारे कट जाएंगे, हमारे पास एक चीज आ गई, एक रिलेशन। अब हम जानते हैं v = r होता है, तो इस r² की जगह हम v रख सकते हैं, क्योंकि v² करेंगे तो r² ही आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 7/10 v² = gh। तो v कितना आ गया, √10/7 gh। अभी हमारे पास एक संख्या बन गई, इक्वेशन बन गई, एक्सप्रेशन बन गया। तो जो वेलोसिटी है स्फीयर की, वो जब नीचे आप आ रहे हैं तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे डिपेंड कर रही है और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। अब दोनों ही कांस्टेंट है, हाइट भी कांस्टेंट है, इन्होंने सवाल में दिया है, और ग्रेविटी भी कांस्टेंट है। तो जो वेलोसिटी नीचे पे जब आएगी तो वो सेम रहेगी
कोई भी प्लेन, दोनों प्लेन आप देख लीजिए, दोनों प्लेन से रोल किया जाए दोनों सेम रहेगी। ओके, इसको मैं जरा इस तरीके से बताऊं क्योंकि इसमें और भी चीज आपकी आ रही है। कौन सा स्फीयर ज्यादा टाइम लेगा, कौन सा स्फीयर कम टाइम लेगा, क्योंकि सवाल कुछ इस तरीके से है, will it take longer to roll down on one plane than other, if so which one and why? तो अभी हमारे पास हम क्या करते हैं, दो इंक्लाइन प्लेन जिसका इंक्लिनेशन θ1 है θ2 है। अब इस तरीके से हम रिलेट करें, θ1 लेस देन है θ2 से या θ2 बड़ा है। अब ये देखिए अलग अलग है θ1 और θ2। जो एक्सेलरेशन इसमें आएगा स्फीयर में जब ये रोल डाउन करेगा प्लेन θ1 से, तो वो होगा आपका g sin θ1। कैसे आया ये एक्सेलरेशन, कैसे आया? क्योंकि अब तो ग्रेविटी लग रही है इसमें अपने आप, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो आप देखिए अगर ग्रेविटी इस तरीके से आ रही है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो इसके अलावा, एक इसके परपेंडिकुलर, यानी कि जी साइन थीटा यहां होगा या जी कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा होगा, और ये जी साइन थीटा यहां होगा इसके अलावा। तो जी साइन थीटा 1, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो जी साइन थीटा 1। और जो फोर्स इस पे काम करे वो यहां से आप देख सकते हैं, रिएक्शन फोर्स है, एक mg है, mg के दो कंपोनेंट ले लिए, एक mg cos थीटा 1, एक mg cos थीटा, mg sin थीटा 1, r1 इसमें रिएक्शन फोर्स है। इसी तरीके से जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है स्फीयर पे, जब ये θ2 पे आ रहा है तब क्या होगा, तब भी इसी तरीके से लेंगे। एक रिएक्शन फोर्स है mg है, ये mg cos थीटा 2, ये mg sin थीटा 2, mg sin थीटा 2 इसके डायरेक्शन में, ये आपकी हाइट है। अब R2 इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, θ2 देखिएगा, θ2 बड़ा है θ1 से, तो अपने आप sin θ2 जो है sin θ1 से बड़ा हो जाएगा। ये तो खैर क्लियर है ट्रिग्नोमेट्री से। इसका मतलब क्या है कि A2 विल बी ग्रेटर देन A1। A2 क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमने बोला ये आपका sin θ2, ये आपका A2 है, ये A1 है। तो क्योंकि sin θ2 sin θ1 से बड़ा है तो A2 बड़ा हो जाएगा A1 से। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 से भेजा गया है, आपको बताया फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट v कांस्टेंट है। अब हम पहला जो इक्वेशन है उसको ले लेंगे, जो टाइम निकलेगा वो क्या है, v इक्वल टू u प्लस at। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो t किसके बराबर हो गई, t आप कह सकते हैं t हो गया आपका v बाय a, ये v कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्फा से या एक्सेलरेशन से, अल्फा नहीं एक्सेलरेशन आएगा इसमें। तो θ1 के लिए t1 होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय a1, t2 के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाय a2। अब देखिए a1 और a2 में कौन सा बड़ा था कौन सा छोटा था, अभी हमने निकाल लिया। a2 बड़ा है a1 से, a2 बड़ा है a1 से, तो इसका मतलब t2 छोटा रहेगा t1 से, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्फीयर ज्यादा टाइम लेगा नीचे आने के लिए, इंक्लाइन प्लेन जिसमें इंक्लिनेशन कम होगा। एक हुप है जिसका रेडियस 2 मीटर है, इसका वेट है 100 kg। ये रोल कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है इस तरीके से कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका स्पीड होगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना काम किया गया, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन, कितना काम किया गया इसको रोकने के लिए। तो जो रेडियस है इस हुप का वो है r इक्वल टू 2 मीटर। 2 मीटर हमको यहाँ दिया हुआ है, वेट भी आपको दिया हुआ है, मास भी दिया, मतलब 100 kg। वेलोसिटी इसकी दी हुई है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या है, ट्रांसलेशन एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी, क्योंकि हुप जो आ रहा है उसमें वो घूम भी रहा है और सीधे भी चल रहा है, यानी कि रोटेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस हुप का सेंटर के अराउंड होता है I इक्वल टू mr²। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, ये काइनेटिक एनर्जी होगी या ट्रांसलेशन एनर्जी होगी, ये आपकी रोटेशनल एनर्जी होगी। हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, आई की जगह हमने ये mr² रख दिया। हम जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो इसकी जगह आप इसकी जगह आप r² ओमेगा स्क्वायर की जगह v ले लीजिए, यहाँ पर v आ जाएगा तो हाफ mv² प्लस हाफ mv² आपका mv² आ जाएगा। तो जो काम किया गया या काम किया जाएगा उसको रोकने के लिए वो क्या होगा, जितनी एनर्जी वो लेके आ रहा है उतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा, यानी कि mv²। मास 100 दिया है, वेलोसिटी 0.2 दी है,
इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 जूल की जरूरत पड़ेगी। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसका मास इतना है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है। जो एक्सिस है, मतलब किसके अबाउट है, ये सेंटर से जा रही है, जो परपेंडिकुलर है, जो लाइन ज्वाइन हो रही है दो एटम्स की, उससे परपेंडिकुलर है। सपोज द मीन स्पीड ऑफ सच अ मॉलिक्यूल इन गैस इज दिस। मान लीजिए जो इसकी मीन वेलोसिटी या स्पीड है, जो उसका वेग है इस मॉलिक्यूल का इस गैस में, वो 500 मीटर पर सेकंड है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशन की, वो 2/3 है उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में। आपको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है इस मॉलिक्यूल की। क्या क्या चीज दी हुई है पहले लिख लेते हैं। मास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इतना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका, इतना है, वेलोसिटी जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आपके पास दी है वो इतनी है, जो सेपरेशन है, जो दो एटम है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, वो आपका R और R यानी कि 2R, दो एटम जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के हैं उसके बीच में जो दूरी है वो आपकी R और R 2R। जो मास है हर एक ऑक्सीजन एटम का वो m/2 है, m/2, राइट, ये तो ठीक है। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो का और एज अ सिस्टम टोटल, तो m/2 r² प्लस m/2 r², ये बराबर होगा mr² के। इससे r निकल आएगा अंडर रूट आपका एक वैल्यू अंडर रूट, क्योंकि ये r हमको निकालना है m के टर्म्स में, तो r² तो वैसे भी इसमें आप देखिए कि अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो r की एक संख्या आ रही है m के टर्म्स में। इसका मतलब आप क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू दी हुई है i वो आपको क्या होगा, देखिए m/2 r² प्लस m/2 r² आपका mr² होता है। अब ये हम इसको हम i कह रहे हैं, तो r कैसे निकल के आएगा, m को नीचे कर दीजिए और अंडर रूट कर दीजिए, तो i/m, i हमारे पास है इतना, m हमारे पास कितना है जो मास आपको दिया है, तो दोनों को यहां पर रख दीजिए, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब एक और चीज दी गई है, जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशन की, वो 2/3 है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की, मतलब हाफ I⍵², ये है 2/3 हाफ mv² के। ओके, तो ओमेगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v और r इस तरफ है, मास तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, √2/3 v/r। v हमारे पास 500 है, r हमारे पास है ऑलरेडी, जो हमने यहां से निकाल लिया, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 6.80 × 10⁻12 रेडियन पर सेकेंड। एक सॉलिड सिलेंडर है, रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। एक सॉलिड सिलेंडर ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्लिनेशन है 30 डिग्री जिस प्लेन पे वो जा रहा है। At the bottom of the inclined plane, the center of mass of the cylinder has a speed of 5 meters per second। जो बॉटम है इंक्लाइन प्लेन, जहां जो इंक्लाइन प्लेन के जो बॉटम है, एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन जो सेंटर ऑफ मास है सिलेंडर का, उसकी स्पीड बताई गई है 5 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द प्लेन, कितनी दूरी तक ये जाएगा ऊपर की तरफ, और कितना समय ये लेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द बॉटम, कितना समय लेगा ये वापस आने के लिए। सवाल ये है कि ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाके ये कब रुक के वापस आएगा, ये आपको बताना है। तो जो सॉलिड सिलेंडर है उसके जो चीजें दी हैं वो पहले लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड है, वो इस जगह पे, थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, और हाइट कितनी वो आगे लेगा वो हमको पता करना है। मान लीजिए इसको h लेके चलते हैं, चलिए h लेके चलते हैं, तो ये h ले लें। एनर्जी जो सिलेंडर की है एक पॉइंट ए पे, अब देखिएगा इस जगह पे ये घूम भी रहा है और इसमें कुछ एनर्जी भी है, यानी कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की जो है वो ट्रांसलेशन के बराबर है, यानी कि हाफ I⍵² और हाफ mv² बराबर है। लेकिन बी पॉइंट पे जाके ये रुक जाता है, क्योंकि इसके आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है, यहाँ पर उसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी और कुछ नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हमने लगाएं तो हमारे पास हाफ I⍵², हाफ mv² और mgh, ये तीनों बराबर है, ठीक, ये तीनों बराबर हो गए, वो हमने पहले ले लिया।
सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर का हाफ Im²। अब हम क्या करेंगे, लॉ लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। क्या है कि जो यहां पर एनर्जी होगी यानी कि हाफ I⍵² प्लस हाफ mv² वो बराबर होगी mgh के। तो हाफ I⍵² प्लस हाफ mv² इक्वल टू mgh। I की जगह आप ये रख दीजिए हाफ mr², तो कुछ इतना आ गया। अब देखिएगा कि जो v इक्वल टू r ओमेगा है, इसकी जगह हम v की जगह r ओमेगा, मतलब r ओमेगा की जगह v रख सकते हैं। तो हाफ v², मास मास तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हाफ v², ये आपका हाफ v² प्लस gh। तो इससे हमें क्या मिला, v² gh के टर्म्स में, या ये कहें कि h निकालने की सुविधा हो गई हमें, 3v²/h। v हमारे पास उन्होंने बताया है 5 है, और g आपका 9.8 है, इसको रख दीजिए, आप क्या हाइट मिल जाएगी। अब साइन थीटा कितना है इसमें, ये थीटा, ये है h, मतलब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपका h बाय हाइपोटेन्यूज a और b है ना। तो BC बाय AB, ये तो h हो गया, ये AB यहाँ है। तो अगर AB निकालना होता है h बाय साइन 30 होता है हाफ, तो 1.91 बाय 0.5 यानी कि 3.82 आ जाएगा, यानी कि सिलेंडर 3.8 मीटर इस इंक्लाइन प्लेन पे यहां से यहां तक ये चलेगा। अब रेडियस ऑफ गायरेशन k, जो वेलोसिटी है सिलेंडर की किसी भी इंस्टेंट पे जब वो रोल बैक हो रहा होता है बॉटम पे, तो किस तरीके से आएगा, हमारे पास एक रिलेशन ये है, ये आपको पता होना चाहिए, ये हम थ्योरी में देख चुके हैं। तो अब हमारे पास कुछ चीजें आ गई, हमारे पास एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन था ये वाला, यानी कि साइन 30 h बाय AB, ये इसमें क्या करेंगे हम, h की जगह हम AB साइन थीटा लिख देंगे, जो हम वहां से लेके आए, 1 प्लस k² बाय r²। अब सॉलिड सिलेंडर के लिए k² होता है r²/2, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जगह k² की जगह हम r²/2 रख देते हैं, r² कैंसिल, 1/2, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2, और आपका ये 2 ऊपर जाएगा 4/3, तो g इंटू AB साइन थीटा। ये आपका एक रिलेशन आ गया v का, है ना, अंडर रूट को मैंने आपका हाफ कर दिया पावर। तो जो टाइम लगा उसको रिटर्न होने में, बॉटम में आने के लिए टाइम क्या होंगे, अब डिस्टेंस बाय, अब डिस्टेंस में हम तो एक चीज निकाल चुके हैं, है ना। तो अब टाइम हो जाएगा, मतलब आप ये कहिए कि AB स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर दीजिए। स्पीड डिस्टेंस कितना है AB, वेलोसिटी इसकी v हो गई, यानी AB बाय ये वेलोसिटी क्या हम निकाली थी अभी, ये वाली वेलोसिटी निकाली थी, ये वाली, इसको नीचे रख दीजिए। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास GV है, ABV है और साइन थीटा भी है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, वैल्यू रख देंगे और आपके पास 0.764 आ जाएगा। तो जो टोटल टाइम इसने उन्होंने लिया वो है 0.764, और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इतने सेकंड आ जाएगा। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।